हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव पेडागोगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दृष्टि द विजन की तरफ से जो 6 बुक निकाली गई हैं प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ की, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो चैप्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज से। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल मंडल का वर्णन करता है? स्थल मंडल का वर्णन करता है। तो दोस्तों, मेरी हिंदी थोड़ी ज्योग्राफी के हिसाब से मैनेज कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऊपरी और निम्न प्रवार। प्रवार मतलब जिसको हम मेंटल कहते हैं, मतलब अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल की बात कर रहा है यहाँ पे ये। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परपटी और ऊपरी प्रवार। परपटी मतलब क्रस्ट की बात कर रहा है, क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक है, हमें ये देखना है ना कि स्थल मंडल के बारे में हमें देखना है। इसमें स्थल मंडल पर ध्यान देना है कि स्थल मंडल किस किस को मिला के माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी कह रहा है परपटी और क्रोड़। यहाँ पे मतलब कि किसकी बात कर रहा है वो? क्रस्ट और कोर की, पृथ्वी का जो कोर होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रवार और क्रोड़ की बात कर रहा है। तो हम जब भी हम मतलब कि स्थल मंडल की बात करते हैं जिसके अंदर हम इन दोनों को मिला के मतलब कि अपर मेंटल और क्रस्ट को, पृथ्वी के क्रस्ट को मिला के हम कहते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो चलो देखते हैं इसका एक बार फिर से जो बुक में क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जैसा कि हमने चूज़ किया था। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूपर्पति इसको हम क्रस्ट कहते हैं एवं अपर मेंटल जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपरी परत स्थल मंडल के अंतर्गत आता है जिसकी ऊंचाई महाद्वीपों व महासागरों में अलग अलग होती है। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम धीमे धीमे अच्छे से मैनेज करते हुए देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत ढूंढना इनमें से हमें। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जहाँ पे आप मतलब कि सही या गलत का मतलब कि सेलेक्ट करने के लिए बोले तो आप उस पर एक मार्क लगा लिया करो। विकल्प जो है हमारे इनमें से कौन सा रॉन्ग है ये चुनना है। बेसिकली ये कह रहा है। तो स्टेटमेंट वन कह रहा है कृषि वानिकी बनाम व्यावसायिक कृषि वानिकी। इसमें क्या, जहाँ पहले में कृषिगत फसलें और वृक्ष एक साथ सम्मिलित हैं, वहीं दूसरे का संबंध कृषिगत फसलों की उपज के स्थान पर वाणिज्यिक लाभकारी वृक्षारोपण से है। तो व्यावसायिक कृषि तो सीधी सी बात है, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है उससे कहते हैं। तो ये वाली लाइन एकदम सही होगी, कृषि वानिकी बनाम व्यवसाय वानिकी। और कृषि वानिकी से कहते हैं जहाँ पहले में कृषि की फसलें और वृक्ष एक साथ सम्मिलित हैं, वहीं दूसरे में, वो हमने पढ़ लिया। तो ये एकदम सही बात है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। गलत चुनना था वैसे हमें। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है नोवा वर्सेस सुपरनोवा, नोवा बनाम सुपरनोवा। दोनों का संबंध उन तारों से है जिनमें चमक बढ़ती है और घटती है। ठीक है, जिनमें चमक बढ़ती है और घटती है। इन दोनों में विस्फोट के कारण होता है। नोवा में तारे की बाहरी सतह में विस्फोट होता है, जबकि सुपरनोवा में पूरे तारे में विस्फोट होता है। तो ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। दोनों का संबंध तारों से ही है, नोवा सुपरनोवा, जिनमें चमक बढ़ती है और घटती है, ये भी सही बात है। इन दोनों में विस्फोट के कारण होता है, ये भी एकदम सही बात है। नोवा में तारे के बाहरी सतह में विस्फोट होता है, ये भी एकदम सही बात है। जबकि सुपरनोवा में पूरे तारे में विस्फोट होता है, तो ये भी एकदम सही बात है। तो जितनी भी ये जो बातें इसमें बताई गई हैं ये भी एकदम सही है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है नहीं। तो ये चलो आगे बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन जितने भी दिए हैं ना इसमें, स्टेटमेंट और ऑप्शन, इनको भी आप अच्छे से, मैं तो चाहूँगा कि आप कॉपी पर लेके बैठे और नोट करते जाएँ कि कौन कौन सी जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उनके लिखें, फिर उसका रिवीजन करें, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। वैसे अब आपकी मर्जी है। मेस्टिजो बनाम माओरी। तो मेस्टिजो कैसे कहते हैं? मेस्टिजो मैक्सिको और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वे अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोपीय लोगों के मिश्रण के परिणाम है। सही बात है ये। तो मेस्टिजो किसे कहते हैं? मैक्सिको और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं ना लोग, अमेरिका के मूल निवासी, उसको मेस्टिजो कहते हैं। और वैसे भी कुछ जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, और मे भी यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। जो टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये भी इंपॉर्टेंट है। और जबकि माओरी कैसे कहते हैं? जबकि माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। तो ये एकदम ऑप्शन सही है। ठीक है, माओरी न्यूजीलैंड के निवासियों को कहते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है सियाल बनाम सीमा। सियाल पृथ्वी की परपटी और समुद्री तल की ऊपरी परत है। पृथ्वी की परपटी और समुद्र की ऊपरी परत है सियाल, जो सिलिकेट और एल्युमिनियम जैसी खनिजों से समृद्ध चट्टान से बनी है। सीमा पृथ्वी में अगली नीची परत होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। सियाल पृथ्वी की परपटी और समुद्री तल की ऊपरी परत है, ये गलत है, जो सिलिकेट और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से समृद्ध चट्टान से बनी है। और सीमा पृथ्वी में अगली निचली परत होती है। तो ये इसका आंसर
ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसमें गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सियाल वर्सेस सीमा की बात कर रहा है ना। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाली जो लाइन है ये थोड़ी दिक्कत कर रही है। चलो बाकी का इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सियाल भूपर्पटी की ऊपरी परत है, भूपर्पटी की ऊपरी परत है जिसका निर्माण सिलिकेट और एल्युमिनियम खनिजों से संपन्न चट्टान से हुआ है। सीमा पृथ्वी में अगली निचली परत होती है जो प्राय समुद्री बेसिनों में पाई जाती है, अतः विकल्प डी गलत है। से सभी सही सुमेलित हैं ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लहमान असंबद्धता। असंबद्धता को बेसिकली डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट नंबर 1, लहमान असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपर्पटी से संबंधित है जिसे स्थलमंडल कहते हैं, और सीमा इसकी निचली परत से संबंध है जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं। तो देखो जो दोस्तों इसमें कोर और मेंटल के बीच की बात कर रहा है ना, कोर और मेंटल के बीच की, उससे तो ग्यूटेनबर्ग कहते हैं, लहमान नहीं कहते। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सियाल पृथ्वी की बाहरी भूपर्पटी से संबंधित है, सही बात है, ये जिसे स्थलमंडल कहते हैं, और सीमा इसकी निचली परत से संबंध है जिसे मध्यमंडल कहते हैं। तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये वाला वो स्टेटमेंट 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट जैसे होता है, हमें सही ढूंढना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके आंसर है एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप इस डायग्राम को देखिए, आप इस डायग्राम को थोड़ी देर देखिए और ये समझिए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी किस जगह मिलती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेनेशन किया था, जो मेंटल और कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी है, मतलब इन दोनों की जो अलग करती है कोर को और मेंटल को, उसको क्या कहते हैं, ग्यूटेनबर्ग कहते हैं, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और जो लहमान डिसकंटिन्यूटी होती है वो कहाँ पे होती है, जो अपर कोर को लोअर कोर से क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब अलग करती है। ठीक है, तो ये कोर की है बेसिकली आप इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं जो इस तरह से, कॉमरेग एल, में इसको इसी तरह से याद रखता हूँ। कॉमरेग एल मतलब लहमान है, जो कि अपर कोर और मिडिल कोर को अलग करता है, और ग्यूटेनबर्ग बेसिकली लोअर मेंटल और अपर कोर को करता है। ऐसे ही इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसादी एवं रूपांतरित शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये देखना है, सही नहीं है वाला। ठीक है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, अपसादी शैलों के मध्य विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जबकि रूपांतरित शैलों में अपसादी शैलों की भांति परतें नहीं पाई जाती हैं। चलो हमें गलत ढूंढना है, तो ये तो मेरे हिसाब से सही है। अपसादी शैलों का निर्माण अपरदन परिवहन निक्षेपण तथा संपीड़न से होता है, जबकि रूपांतरित शैलों का निर्माण अत्यधिक ताप व दबाव के परिणाम स्वरूप होता है। तो बेसिकली रूपांतरित शैलों को मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं, और ये मेटामॉर्फिक सेल किस तरह से बनती है, प्रेशर टेम्परेचर से बनती है, एकदम सही बात है। और अपसादी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री, जो एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो जो क्या करते हैं, बनते हैं अपसादी शैल। ठीक है, तो ये भी एकदम सही बात है। तो कौन सा किस तरह से बनता है हम आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ये वाला तो एकदम सही हो गया। ये वाला स्टेटमेंट सी क्या कहता है, स्टेटमेंट सी को देख लेते हैं। अपसादी शैलों में, अपसादी मतलब कि अपसादी शैलों की बात कर रहा है, अपसादी शैलों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, जबकि कायांतरिक चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ये एकदम गलत हो जाएगी बात भाई, ये वाली बात एकदम गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसमें पाए जाते हैं अवशेष, जीवों के अवशेष बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि नहीं पाए जाते। अपसादी, बाकी का तो ये सही हो ही जाएगा। अपसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, और जबकि ग्रेनाइट वनीज रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, ये भी एकदम सही है। तो देखो ये वाले जो इनके जो एग्जांपल्स होते हैं ना, जो रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके एग्जांपल को भी बहुत अच्छे से आप कीप इन माइंड कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे हिट करता है। और जो इग्नेशियस रॉक है उनको भी आप देख लेना। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी आप एग्जाम में जाते समय उनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है।
वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। देखते हैं, हाँ ऑप्शन सी है, ठीक है। अपसादी शैलों में जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, जो जैसा कि मैंने बताया था, जबकि रूपांतरित शैलों में नहीं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ये जो डायग्राम है, ये रॉक साइकिल का डायग्राम जो है, आप इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा किस तरह से बनता है, कौन सा कहाँ पे क्या करता है, ठीक है, प्रेशर वगैरह क्या होता है। ये वाला चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम अपने मेन चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, मतलब इग्निशियस रॉक की बात कर रहा है ये, ठीक है। इग्निशियस रॉक का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कह रहा है बेसाल्ट, ऑप्शन सी कह रहा है डाइक और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेसिकली ऑप्शन सी एकदम करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, डाइक। सिल डाइक, इस तरह सिल और डाइक दोनों ही क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, किसके? इग्निशियस रॉक के। जो देखिए ग्रेनाइट 45 अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि बेसाल्ट मध्यवर्ती चट्टानों का उदाहरण है, डाइक मध्यवर्ती अंतर्वेदी चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, इनकी पोजीशन किसकी कहाँ है, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें पृथ्वी के अंतरम के विषय में जानकारी दे सकती हैं? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लव तरंगें, लव तरंगों को ही हम सरफेस वेव भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है रेले तरंगें, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है एस तरंगें, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है पी तरंगें। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसके कुछ ऑप्शंस भी होने चाहिए, ठीक है। आपने सब देख लिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन, ये जो सरफेस वेव है ना, ये तो सिर्फ सरफेस पे होती है और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये तो जानकारी इंटरनल स्ट्रक्चर की नहीं दे सकती, क्योंकि लव तरंगों की सरफेस वेव कहते हैं, और सरफेस तरंगें कहने के कारण तो अंदर की तरफ नहीं जाती हैं। तो ये तो वैसे हट जाएगा ऑप्शन, जहाँ पे भी ऑप्शन नहीं होगा वो वैसे हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ए दिया हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है, ये तो ऐसे हट गया, ये भी ऐसे हट गया, ठीक है। और अब क्या दे रहा है? पी तरंगे, रेले तरंगे, पी तरंगे, रेले तरंगे। तो देखो दोस्तों, रेले तरंगे भी नहीं है, रेले तरंगे भी ऐसा कुछ नहीं करती। तो इसका यहाँ पे भी 2 होगा, वो भी हट जाएगा, तो ये वाला भी हट गया हमारा, ठीक है। तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर बी। और आपको थोड़ी प्रॉपर जानकारी है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, जो कि आप जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एस वेव और पी वेव जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या देती है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन देती है। कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी क्या है, कौन सी चीज़ मतलब सियाल से मानिफे की जानकारी मिलती है इससे हमें, ठीक है दोस्तों। और डिफरेंट क्या रॉक्स की और कैविटी वगैरह, इन सब की जानकारी मिलती है किससे हमें, ये पी वेव और एस वेव से। तो चलो इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त सभी तरंगे भूकंपीय तरंगे हैं, ये बात तो सही है कि सभी सीजनल वेव्स हैं। एसएनपी तरंगे पृथ्वी के अंतरम के विषय में जानकारी देती है। लव तथा रेले तरंगे धरातलीय तरंगे हैं, मतलब लव तरंगे हो गई, रेले तरंगे हो गई, और इसको मैंने भी बताया था सरफेस वेव हो गई, ठीक है। पृष्ठीय तरंग जिसे हम कहते हैं, धरातलीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक विषय में जानकारी नहीं देती। जब सीधी सी बात है, जब अंदर जाएगी नहीं तो जानकारी कैसे देगी, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्थलमंडल का वर्णन करता है? ये तो हमने पहले भी शायद पढ़ लिया, इससे रिपीट हो चुका है। तो स्थलमंडल का वर्णन कौन करता है, ये आप अच्छे से जानते हैं इसमें से। तो ऑप्शन भूपर्वती और क्रोड, ये तो गलत है, इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। भूपर्वती पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, यह प्रकृति में भंगुर होती है। क्रस्ट के बारे में, अगर आपसे स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रस्ट की क्या क्या विशेषता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर क्रस्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देके। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप इजीली आंसर को सही कर सकते हैं। वैसा कि आप इस सारी चीज़ को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिथोस्फीयर कहा जाता है, एस्थेरोस्फीयर कहा जाता है, भूपृथ्वी मेंटल के ऊपर ही भाग को, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें निकलती हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है? एक्स्ट्रा बिल्कुल होती है। कोई भी चीज़ बर्न कर दी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे निकलती है, तो ये तो वैसे भी हो गई, ठीक है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है? हाँ सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है? हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है। मीथेन निकलती है? मीथेन भी निकलती है। नाइट्रोजन निकलती है? नाइट्रोजन नहीं निकलती। 5 किस में है? 5 इसमें, ये तो वैसे हट जाएगा। 1 3 4
1 2 3 देखो, पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा ये सब सही है, तो 1 2 3 4 होना चाहिए इसका। तो सी आंसर मस्ट बी था, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर है आई थिंक। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर भी देखते हैं। हाँ सही, सी सही आंसर है। एक ज्वालामुखी विश्व वायुमंडल में विभिन्न गैसें टेफ्रा और ऊष्मा आदि मुक्त करता है। वायुमंडल में छिड़ी गई गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा जल वाष्प है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी की सारी। ये आप मतलब कि दिमाग में रखिए, या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन कौन सी पाई जाती है, कौन कौन सी नहीं पाई जाती है, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप इसको बना के रखिए नोट्स। वायुमंडल में छोड़ी गई गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा जलवाष्प है। अन्य गैसों में ये सब है, ठीक है। मैं सभी की सभी पढ़ने नहीं बैठूंगा। कुछ गैसें राख के कणों के विस्फोट से दूर तक फैल जाती हैं, जबकि अन्य लवण और एरोसोल का निर्माण करती हैं, ठीक है। बाकी क्या कर देती हैं, लवण और एरोसोल, सॉल्ट एंड एरोसोल। एरोसोल क्या होता है कि धूल के साथ, मतलब कि जो अर्थ की एयर के साथ मिल जाता है उसी को एरोसोल कहते हैं, और जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। मैग्मा द्वारा पानी गर्म होने पर ज्वालामुखी गैसें भी उत्पन्न होती हैं। गैसें पायरोप्लास्टिक प्रवाह और लावा प्रवाह से भी निकलती हैं, और जलती हुई वनस्पति से भी उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल में सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन जो कैन से। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण का किया जाता है आंतरिक संरचना में संगठन के अध्ययन के लिए, हाँ बिल्कुल किया जाता है। भूकंपीय गतिविधि का किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इन सभी का यूज बिल्कुल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एंड आंसर का। कुछ भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण और पदार्थों के विश्लेषण पर भी आधारित है। मतलब कुछ तो डायरेक्ट भी पता है और कुछ हमें मतलब कि गैस और अनुमान के द्वारा भी पता है, ठीक है। क्या कह रहा है, चलो इसको पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अप्रत्यक्ष स्रोतों से अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट सोर्सों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय गतिविधियां शामिल है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है, तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। चुंबकीय सर्वेक्षण मतलब मैग्नेटिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रकृति में चुंबकीय पदार्थ के वितरित की जानकारी देती हैं, ठीक है। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। बाकी का आप देख लो दोस्तों, पढ़ लेना। मुझे ये चीज़ काम की लगी थी ऊपर की, ये 3 भूकंपीय गतिविधियाँ ये है ना, आंतरिक जानकारी का एक सोर्स है, ठीक है। ये वाला भी बस इतना आपको ये ऊपर की 3 पॉइंट ये याद रखना है, बाकी का आप अपना पढ़ लेना। और वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आप बाकी का सब लोग जानते हैं, सभी की तरह समझदार हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन का सिद्धांत किसे निरूपित करता है। ये वाला जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे निरूपित करता है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है किसी रेखा चित्र या मानचित्र पर समान प्रवणता या झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को, ठीक है। ऐसे तो नहीं करता। भूपर्पटी के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान साम्यावस्था एक प्रकार की पर्वत निर्माण प्रक्रिया, या फिर मानचित्र पर ऐसे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जहां एक निश्चित समय में होने वाली वर्षा, ऐसी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि निश्चित समय में होने वाली वर्षा की मात्रा एक समान हो। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। सी एक प्रकार की पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर बी कह रहा है भूप्रपटी के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान साम्यावस्था, यही सही है। भूप्रपटियों के बीच विद्यमान मतलब भूप्रपटियों पे जो अलग अलग हिस्से हैं, पृथ्वी के अलग अलग पार्ट हैं जो सरफेस पे, उसमें जो विद्यमान जो मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको क्या करता है, ये उसको मतलब कि शो करता है ये, ठीक है। तो भू संतुलन सिद्धांत क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलो कर चलते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे। संतुलन की दशा आइसोटेसी, देखो ऑप्शन नंबर बी, संतुलन की दशा आइसोटेसी पृथ्वी के स्थलमंडल के सभी बड़े हिस्से के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सभी स्थलमंडल के सभी बड़े हिस्से मतलब पृथ्वी के स्थलमंडल के सभी बड़े हिस्से के संतुलन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसा कि वे घनीभूत परतों पर तैर रहे हैं। निचली सतह एस्थेनोस्फीयर ऊपरी आवरण का एक हिस्सा है
जो कमज़ोर नर्म चट्टान से बना है, सतह से लगभग 110 किलोमीटर नीचे है। तो एस्थोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी पे मतलब कि क्या होता है, ये पृथ्वी के जो ऊपर पार्ट है वो ये यू कैन से फ्लोट कर रहा है एस्थोस्फीयर पे, और इसी के फ्लोट करने के कारण मतलब कि भूकंप वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी का आप खुद पढ़ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन नहीं है तो चलो दोस्तों, ये तो थे आज के क्वेश्चन, जो मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट भी आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करने से आप इजीली अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए या फिर पॉइंट किस तरह से हमें टैकल करना चाहिए। ठीक है, बुक को किस तरह से ख़त्म करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आए, मतलब कि ये सब पूरी की पूरी लिखावट इंग्लिश में हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो सारी की सारी चीज़ें, तो सारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भी होंगे।